हेलो हेलो। हाँ बच्चों, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। माई आज स्पीकर थोड़ा गड़बड़ है। तो आप लोग जो भी है मैसेज के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास को प्रोसीड करिए बेटा, ठीक है। आवाज बड़ी स्लो आ रही है। क्लास को प्रोसीड करो आप लोग। हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही ना? प्रॉपर प्रॉपर आवाज है? तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। युवराज, पूनम, सभी बच्चे गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। चलिए भाई, सबकी गुड मॉर्निंग स्वीकार है। कारवां अपना आगे बढ़ाया जाए और चलते हैं धीरे धीरे, वन बाय वन, एक एक कदमों से आगे बढ़ते हुए। जिंदगी में बच्चों जरूरत इस बात की होती है कि एक एक कदमों से आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए किसी विद्वान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि मंजिल की ओर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी मंजिल के कहीं नजदीक ले जाता है ना? मंजिल के पास ले जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो अब शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट। कल मैंने विशेष रूप से बच्चों पारितन से संबंधित बहुत सारी बातें जो बड़ी जबरदस्त थी, एक बेसिक कंसेप्ट। जानवी जी, आपकी लाइन बहुत अच्छे अच्छे। तो अब बच्चे की आवाज तो मुझे नहीं आई है। मैंने बेटा पूरी आवाज सुना ही नहीं, क्योंकि आज माइक थोड़ा गड़बड़ है, तो इस वजह से आप लोगों की आवाज नहीं आ पाई। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, जो मेरा स्पीकर वो गड़बड़। अच्छा अच्छा सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनकी लाइन। ओहो, यही देखो बेटा गड़बड़ होता है। बोलो बेटा जानवी, तुम बोल लो। जानवी बोल लो भाई। कंटिन्यू करें? चलो भाई ठीक है, थैंक यू। तो यहां मैं कहना चाह रहा था, पारिस्थितिकी से संबंधित बहुत सारी बातें हुई और उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा और कारवां आज हम लोग बढ़ा रहे हैं उससे आगे थोड़ा। कल बात हुई कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य वगैरह क्या हैं, इन्हीं सब पर चर्चा हुई थी और शायद मैंने कुछ यहां तक समझा भी दिया था, लिखवा भी दिया था। पुनः उपयोग के लिए सुलभ नहीं हो पाती, यानी कि प्रकृति में एक बार जो ऊर्जा खर्च हो जाती है वह उपलब्ध नहीं हो पाती है, फिर वो साइकिल में जाती है और साइकिल के थ्रू घूमते घामते घूमते घामते
वो फिर एनर्जी आगे फिर बढ़ती है, पर रिवर्स कभी नहीं होती बच्चों, रिवर्स कभी नहीं होती। ये नेचर की बड़ी खूबसूरती है। इसलिए देखो हमारे यहाँ नेचर में, हमारे यहाँ लोग जीवन शैली में कहते हैं अरे बेटा अब आगे बढ़ गए हैं, पीछे नहीं हटना है। अब तो देखो भाई जो भी हो चुका अब तो आगे बढ़ गए, अब पीछे नहीं हटना है ना। तो वो भारतीय लोगों की प्रकृति है। भारतीय लोग देखो बच्चों, कई बार आप लोग समाज संस्कृति में देखते होंगे कुछ ऐसे बहुत सारे कार्य ठान लिए जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो कार्य होते ही है। जैसे शादी ब्याह है ना, कुछ बड़े संस्कार ऐसे होते हैं, देखो वो जब ठान लिए जाते तो होते ही होते। जैसे एक बड़ी घटना है कि 2018 या 17 के आसपास चेन्नई में भयंकर बाढ़ तूफान आया था दिसंबर के आसपास, तो काफी पानी भर गया था पूरे एरिया में। 4-5-6 दिन तक पानी भरा रहा। उसी दौरान बीच में एक शादी भी थी, बहुत सारी शादियां भी थी, मतलब डेट थी मैरिज की। बहुत सारी मैरिज नाव में बैठ के लोग 2-4 लोग गए। कोरोना में ही आप लोगों ने देखा होगा, जो डिसाइडेड थी वहां पर लोग गए, ज्यादातर लोगों ने किया और बहुत से लोगों ने पोस्टपोन भी किया, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सभी तरह की चीजें हैं। तो पारिस्थितिकी में ऊर्जा सुलभ होती यहीं तक था ना बच्चों। क्यों बच्चों, एक बार उपयोग हो जाता है या खर्च हो जाता है, वह पुनः उपयोग के लिए सुलभ नहीं हो पाते। क्यों? हाँ चलिए भाई, अब बच्चों उसी से आगे एक दूसरा कंसेप्ट है पारिस्थितिकीय उत्पादकता। पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, जरा सोचो बच्चों कि ये कई बार पहले भी ज्योग्राफी में इनडायरेक्टली अन्य अर्थों में डिस्कस हुआ है। इस प्रकृति में ऊर्जा का उत्पादक कौन है? आप लोग पढ़ चुके हैं, इस प्रकृति में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, जहां से प्रकाशीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। परंतु क्या ऐसी कोई जंतुओं में मशीनरी है? पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव हैं, वनस्पति हैं और जंतु हैं। तो क्या जंतुओं में कोई ऐसी मशीनरी है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले? बोलिए बच्चों, कोई ऐसी एनर्जी है? तो नहीं। क्या वनस्पतियों में ऐसी व्यवस्था है? तो बिल्कुल वनस्पतियों में व्यवस्था है भाई। वनस्पतियों में यह व्यवस्था है कि वह सूर्य से प्राप्त एनर्जी को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। यानी कि जो भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाशीय ऊर्जा, यानी कि कह सकते हैं सनलाइट जो आ रही है, प्लांट में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इस ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, समझे? और यही जैव रासायनिक ऊर्जा आपने कल भी पढ़ा था, इन प्लांट्स के पत्तों में, जड़ों में और अन्य अंगों में संचित हो जाती है। इवन इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि जो भी ऊर्जा हमारे पास आती है, कल नियम में मैंने पढ़ाया भी था, उस ऊर्जा का काफी बड़ा भाग, लगभग 90% भाग अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति
करने में खत्म हो जाती है। अर्थात सांस लेते हैं जैसे जंतु है, मान लो वनस्पति बहुत सारे एक्शन रिएक्शन करते हैं, वो भी उस ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग वे अपनी वृद्धि एवं विकास में खर्च करते हैं, संचित करते हैं। उसी को हम यानी जंतु कंज्यूम करता है, उसी को कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, उस सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को जंतु संचित कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। तो यह भी हम समझें कि वह मात्रा एक समय में कितनी होगी, एक क्षेत्र में कितनी होगी, यह भी तो जानने की आवश्यकता है। एक क्षेत्र में वह ऊर्जा कितनी संचित होगी, वह ऊर्जा कितनी उत्पादित होगी एक क्षेत्र में एक समय में, ये तो जानना जरूरी है ना। तो वही क्या है, उत्पादकता। ये देखो, पारिस्थितिकीय उत्पादकता यानी कि किसी एक क्षेत्र विशेष में एक समय विशेष में वनस्पतियों द्वारा, विशेष रूप से वनस्पतियों द्वारा जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है, संचित की जाती है, वही कहलाती है आपकी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकीय उत्पादकता। अब यह उत्पादकता पर ईयर में कितनी है, यानी एक साल के, हालांकि कुछ विद्वान पर डे के हिसाब से भी देखते हैं, पर डे, कुछ विद्वान पर ईयर के देखते हैं, क्योंकि पर ईयर इसलिए बेस्ट माना जाता है कि एक साल में लगभग एक साइकिल पूरी हो जाती है। तो यह जो उत्पादकता है ग्राम पर ईयर या पर स्क्वायर मीटर पर ईयर में व्यक्त की जाती है, यानी कि एक साल में कितनी ग्राम ऊर्जा आपने बनाई है, प्लांट ने कितना ग्रो किया है, वही आपका है पारिस्थितिकीय उत्पादकता। और पारिस्थितिकीय उत्पादकता बच्चों ध्यान रखना कई चीजों पर डिपेंड करती है। भाई इस पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। तो यही यदि स्रोत है तो बच्चों क्या पृथ्वी के सभी भागों में प्रकाश समान है, बोलिए नहीं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में साल का अधिकांश समय सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है, तो वहीं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाओगे तो भाई साल के कुछ समय में ही ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी तो है। ध्रुवों के पास पहुंच जाओगे तो वहां तो खैर 6-6 महीने की होगी, परंतु सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जाती हैं कि उस प्रकाश में ऊष्मा उतनी नहीं होती। परिणाम यह होता है कि वहां पर तापमान कम होता है। तो सूर्य से कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है यह डिपेंड करता है, उसी अनुसार पौधों में वृद्धि एवं विकास होता है। समझ रहे बच्चों, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र में खूब पूरी साल प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, और परिणाम यह होता है खूब प्रकाश पूरे दिन उपलब्ध रहता 12 घंटा, और इसी के दौरान बच्चों बारिश भी हो जाती। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, परंतु उसके साथ कुछ दूसरी चीजें भी आवश्यक हैं। मिट्टी में नमी होना, मॉइस्चर होना। मिट्टी में नमी होती है और सूर्य का प्रकाश होता है, बस तो फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है ही, तो तुरंत प्लांट ग्लूकोज बना देते। उस ग्लूकोज का एक बड़ा भाग अपनी बॉडी के वृद्धि एवं विकास में खर्च करते हैं और कुछ संचित करते हैं, है ना, कुछ संचित करते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्लांट अपनी उत्पादकता बढ़ाता है। वहीं पर जरा सोचो बच्चों, धूप तो बहुत बड़ी मात्रा में मरुस्थलों में होती है, परंतु वहां पर उतने पेड़ पौधे होते हैं क्या? नहीं। क्यों? वहां सूर्य का प्रकाश है परंतु पानी नहीं है, एक तत्व नहीं है दूसरा।
तो जैव रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। तो इसका मतलब वहां उत्पादन कम हो रहा है, इसका मतलब वहां प्रति यूनिट उत्पादकता कम है। यस, तो वही विषुवत रेखीय क्षेत्र में जहां खूब पानी, खूब बारिश, खूब धूप, तो वहां पे उत्पादकता बहुत ज्यादा है। जैसे वही वाली बात हुई कि शिवराम भर भर के खाना खाता है, खूब खाना खाता भाई, हम ना तो दिन भर अपना खाते पीते रहते भाई, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते कि इतने बजे खाना खाना चाहिए, फालतू खाना नहीं खाना चाहिए ना। तो ये बताइए क्या संभावना बनती है? बोलिए बच्चों। श्री राम खा पी के मोटा हो जाएगा, अर्जेंट भी उसी के पीछे चल दिया भाई, हम भी शिवराम इन सब नियमों को नहीं मानते, तो फिर वो भी मोटा तगड़ा हो जाएगा। वहीं पर जानवी कह रही है नो नो नो, आई डू नॉट लाइक अननेसेसरी ईटिंग एंड आई प्रेफर ओनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, यू नो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। बहुत थोड़ा सा हम खाना खाते, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। तो फिर क्या होगा बच्चों? बोलिए। वजन कम रहेगा, शरीर की वृद्धि विकास कम होंगी, यही होता ना। तो यहां पर भी ये बात अप्लाई होती है कि प्रकाश वगैरह की उपलब्धता कितनी ज्यादा है। सर इट मीन्स प्लांट के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है? बिल्कुल, प्लांट प्रोड्यूसर है बेटा, प्रोड्यूसर के पास एनर्जी होगी, तुम्हारे पास होगी, तुम तो कंज्यूमर हो, मौका देख के तोड़ताड़ लाते हो पौधा, अरे भैया चलो सब्जी बनाते। इसलिए प्लांट ज्यादा बड़ा होता है कि तुम बड़े होते हो, जंगल में ट्रीज बड़े बड़े होते, समझ गए आप लोग? फिर तो यहां पे ये बात सीधे सीधे अप्लाई होती है। परंतु बच्चों ये भी तो है, अपने यहां बोला जाता है क्या करें, ये सब कुछ खाते हैं, इनके तन को लगता ही नहीं। एडवर्टाइज देखी आप लोगों ने? तो ये लीजिए 30 शक्ति एनर्जी 31 कैसे कैप्सूल आता था, डायलॉग सुना होगा, ये कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं, यानी कि सिस्टम ही वीक है। क्या भाई, इनको खिलाया जाता है तुरंत दस्त, इनको भाई ज्यों घी खिला दो ना, ये हमारा जो अर्जेंटवा लड़का है ना, ज्यों घी खिला दो तुरंत इसको दस्त पकड़ लेता है भाई। ये तो मुश्किल से एक रोटी खा ले, या तो ऐसा इसका शरीर ऐसा है ना भाई साहब, खाता तो 10 रोटी है परंतु एकदम सूखड़ा सा रहता है। क्यों बच्चों, ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों ने देखा है कभी? आपके सराउंडिंग में कभी देख रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खाते खूब हैं परंतु एकदम सूखे साखे रहते हैं बेचारे। तो लोग मजाक में कहता है कुछ खावा लिया करो। क्या करें यार, हम खाते वाते तो खूब है परंतु, तो वही एक दूसरा एंगल देखो, बहुत से आदमी ऐसे समाज में होते हैं कि खाते इतना है परंतु मोटे मोटे खूब रहेंगे। तो बार बार कहा जाता अबे इतना मत खाए कर, इतना मोटा हो रहा है, थोड़ा वजन कम कर चल। अरे यार मैं खाता कितना हूं यार, दो रोटी खाता हूं यार, सच बता, तू विश्वास करना, कभी तू मेरे घर आ जा, 2 रोटी खाते हम, पर सच में मेरा वजन बहुत तेज बढ़ता है यार। क्यों बच्चों, ऐसा होता है? ये भी तरह के केस होते, यानी कि आपकी अपनी मशीनरी जो है, डाइजेशन क्षमता, उस पर भी निर्भर करती है कि आप उस एनर्जी को कितना ले पा रहे हैं और कितना जैव रासायनिक एनर्जी में बदल पा रहे हैं। एक तो सप्लाई और दूसरा आपकी क्षमता, दोनों डिपेंड करती है। मान लो बच्चों सप्लाई ही कम हो और आपकी क्षमता बहुत ज्यादा हो, तो भी हो सकता है आप बड़े हो जाएं, बहुत मोटे तगड़े हो जाएं। और यह भी हो सकता है सप्लाई ज्यादा हो परंतु क्षमता ही कमजोर हो। परंतु यह भी हो सकता है बच्चों, यदि सप्लाई कम हो, बहुत कम हो, तो बताइए कितनी आपकी क्षमता होगी? बोलिए, कितनी क्षमता होगी? एक लिमिट तक होगी ना। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? सूख जाएंगे। सर लोग खाते हैं, घर वाले खाना नहीं देते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते नहीं खाना देते। जैसे हमारा एक भतीजा है,
वो काफी मतलब अच्छा वेट है उसका, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा लगता है कि, तो मैं कहता हूं अबे सचिन थोड़ा सा वेट कम कर ले, थोड़ा अपना कंट्रोल कर खाने वाने। अरे चाचा क्या बताएं, सच बताएं, शाम को देखो चलो साथ में बैठ खाना खाते हैं, मुश्किल से मैं 2-3 रोटी खाता हूं, और मैंने देखा भी है बड़ा तेज वेट गेन करता है। तो दोनों सिस्टम डिपेंड करता है। चलो लिखो, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, लिखिए फटाफट, किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक कौन है भाई, ये देखो, तो ब्रैकेट में लिख लो हरे पौधे, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे द्वारा, ब्रैकेट में हरे पौधे, किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई सतह में, प्रति इकाई सतह में कौमा प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को, सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को, ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहते हैं। संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहते हैं, ब्रैकेट में इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, कहते हैं, फुल स्टॉप। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इसीलिए हरे पेड़ पौधे, इसीलिए हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट पैरा, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है, दो कारकों पर निर्भर करती है। नंबर एक प्राथमिक उत्पादक को, प्राथमिक उत्पादक को, उत्पादक को सुलभ होने वाली, सुलभ होने वाली सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की मात्रा नंबर 2 हरे पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा,
जैव रासायनिक ऊर्जा, बायोकेमिकल, सौर ऊर्जा में रूपांतरित करने की क्षमता, रूपांतरित करने की क्षमता, क्षमता नेक्स्ट पैरा। प्राथमिक उत्पादकता का मापन, प्राथमिक उत्पादकता का मापन, प्राथमिक उत्पादकता का मापन दो रूपों में किया जाता है, दो रूपों में किया जाता है। नंबर एक, सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी उत्पादन, उत्पादन लिखिए जीपीपी, इसको ऐसे कर दीजिए, उत्पादन, प्रोडक्शन। जीपीपी लिखिए। हरे पेड़ पौधों या प्राथमिक उत्पादक द्वारा, हरे पेड़ पौधों या प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा, द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। उत्पादन कहते हैं, यानी कि किसी प्लांट द्वारा कितना ऊर्जा कंज्यूम की गई। जैसे आप देखो, तुम लोग बच्चों ये बताओ, हम लोग इतना खाना खाते हैं, अब तक मान लो एवरेज सभी लोग 20-25 साल के, तो मैं समझता हूं सभी एवरेज होंगे 20 से 25 साल। अब दिल पे ना ले तो चलो मैं 20 साल मान लेता हूं, हो सकता है कुछ लोग कहें अभी 19 साल के होंगे, अरे सर आपने एवरेज में हमें इतना पहुंचा दिया, ये तो गलत बात है। चलो मान लो बच्चे खुश रहे, 20 का ही मान लेते। देखो भाई आ गई हर्षित, कह भी रहे हैं कि अरे सर हम तो अभी 19 साल के हैं और आप 25 साल पहुंचाए जा रहे हैं, मुझे पता था। तो मान लो 20 साल एवरेज लेके हम लोग चलते, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इस 20 साल में बच्चों आप लोगों ने कितना खाना खाया होगा? बोलिए, कितना खाना खाया होगा? आप डेली मान लो 1 किलो का भी एवरेज लेके चलें तो जरा सोचिए, 365 दिन इंटू 20, परंतु क्या उतना आपका वजन है? बोलिए, क्या आपका उतना वजन है? नहीं भैया। परंतु आपने इतना ऊर्जा कंज्यूम किया। तो प्लांट द्वारा सूर्य से अपने जीवन काल में या पर ईयर के हिसाब से जो भी कहो, जितनी ऊर्जा कंज्यूम की जाती है वो क्या है, और उस ऊर्जा से अपने में परिवर्तन जो करता है, वही जो परिवर्तन से चीजें बनती हैं वो क्या है? आपका सकल प्राथमिक उत्पादन। अब उसी में आगे लिखिए, नंबर 2, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन।
लिखिए, पोषण स्तर तक, पोषण स्तर एक तक, पोषण स्तर एक तक श्वसन द्वारा, श्वसन द्वारा खर्च के बाद, श्वसन के द्वारा खर्च के बाद संचित सकल ऊर्जा को, संचित सकल ऊर्जा को संचित सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, कहते हैं। उत्पादन को ग्राम, उत्पादन को ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में व्यक्त किया जाता है, में व्यक्त किया जाता है या मापा जाता, मापा जाता है, मापा जाता है। यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादन क्या है भाई? श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा, यानी कि नेट ये है जो कुल मिला के बचता है। यानी कि रियल में इस समय ऊर्जा आप लोगों में जो बची हुई है वो क्या है? नेट है बच्चों। यानी कि शरीर जो है कैसा होना चाहिए? क्या भाई? ग्राम पर स्क्वायर मीटर। बेटा एरिया में होगा ना, तो पर स्क्वायर एक एरिया में कितने ग्राम, एक यूनिट लेके चलोगे ना, तो पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर है। तो इस समय जो आपका अपना अपना वेट है 50 किलो, वो है नेट। अदरवाइज खाना तो आप लोग खाए होंगे, हो सकता अब तक 1000 किलो, कम ही बोल रहा हूं, 1000 किलो खाना अब तक खाए होंगे, परंतु अब आपका जो वजन है 50 किलो, ये नेट प्राथमिक उत्पादन है। ठीक है, बाकी यानी कि 950 किलोग्राम वो सांस के द्वारा एनर्जी बाहर कर दी गई, उसमें खर्च हो जाती। इसलिए देखो, जो लोग ज्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं, उनमें वजन कम होता है। ध्यान दिया कई बच्चों आप लोगों ने? जो दौड़ते हैं, भागते, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें वजन कम होता है। क्यों? एनर्जी का एक बड़ा भाग जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। और वहीं पर अर्जेंट चुपचाप पड़ा है, खाना खा रहा, भाई आराम से, हम तो इधर उधर हिलते डुलते नहीं। जब हिलते डुलते नहीं है तो वो भरता रहता, भरता रहता। चलो आगे, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी जैव भार। एक अगला हेडिंग लो, लिखो
वर्ड बच्चों आप लोग सिंपल समझ रहे होगे, ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें ना समझा जाए। जैव भार, क्या भाई सवन द्वारा से बाद में क्या वर्ड लिखा है फॉर्मूला में? ये देखो बेटा, श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा, नष्ट ऊर्जा की मात्रा। चलो यहां पर बच्चों अगला जो वर्ड है पारिस्थितिकीय जैव भार। पारिस्थितिकीय जैव भार से मतलब सिंपल ये है कि आपके अंदर इस समय जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो मात्रा है मांस के रूप में, वो क्या है? आपका जैव भार। समझे? क्योंकि इकोसिस्टम में है इसीलिए नाम दे दिया गया इकोलॉजी। कई बार सिंपल शब्दों में ही बोला जाता है जैव भार, जीवों में पाया जाने वाला वजन उस समय जो है। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा चली वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में है बच्चों, वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में, जैसे कैलोरी में आप लोग चेंज कर रहे हो, परंतु उसको जरूरत है जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने, क्योंकि जैव रासायनिक ऊर्जा में जब बदलेगी तभी वो काम आएगी, तभी वो आगे हर ट्रॉफिक लेवल पर यानी कि पोषण स्तर पर आगे बढ़ेगी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पोषण स्तर जो है उसके एक के बाद एक बढ़ती जाएगी। कल देखा था आप लोगों ने, आरेख मैंने बनाया था इकोलॉजी वाला, इकोसिस्टम से संबंधित। तो यहां पर सिंपल शब्दों में कहने का यह अर्थ है कि जैव भार जीव जंतुओं में जो संचित ऊर्जा की मात्रा है, संचित ऊर्जा की मात्रा है। किस रूप में? हो सकता है पेड़ पौधों में पत्तियों के रूप में, उसकी डाली के रूप में, तने के रूप में, जड़ के रूप में, आपके शरीर में हड्डी के रूप में, बालों के रूप में, त्वचा के रूप में, मांस के रूप में, विभिन्न रूपों में जो भी, वही आपका जैव भार है। लिखिए, किसी भी पारितंत्र में, किसी भी पारितंत्र में प्रति इकाई समय, प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में, एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के, जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को, सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है। किसी भी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को जैव भार या बायोमास कहा जाता है। दोनों शब्द अब हिंदी इंग्लिश में दोनों शब्द, बायोमास भी बोल दो, हिंदी में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बायोमास या जैव भार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पैरा में ही, बायोमास के अंतर्गत पौधों, बायोमास के अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं के शुष्क भार को, पौधों तथा जंतुओं के शुष्क भार को सम्मिलित किया जाता है, किया जाता है, शुष्क भार को सम्मिलित किया जाता है, फुल स्टॉप। किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जबकि किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में, जबकि किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को, सकल बायोमास की मात्रा को
उत्पादन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। आगे लिखिए नेक्स्ट, विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता ब्रैकेट में एनपीपी उत्पादकता 320 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है, पर ईयर है। ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में बच्चों कि पृथ्वी की औसत प्राथमिक नेट जो उत्पादकता है वो कितनी है, तो ध्यान रखना 320, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। जबकि 320 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र एवं एस्चुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एस्चुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर पाई जाती है, पर ईयर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, महाद्वीप एवं महासागरीय पारितंत्रों की, महाद्वीप एवं महासागरीय पारितंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता, औसत नेट या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः 669 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर तथा 155 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है, पर ईयर है। पर ईयर है। नेक्स्ट पैरा, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अलग अलग है। क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता कुछ निश्चित कारकों से प्रभावित होती है, क्योंकि
प्राथमिक उत्पादकता कुछ निश्चित कारकों से प्रभावित होती है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भौतिक कारक। तो भौतिक कारकों में क्या क्या होगा बच्चों? सिंपल सा, तापमान सबसे पहले, सूर्यातप, तापमान, जल की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जल की मात्रा, गहराई, ऊंचाई, जलवायु, ये सब चीजें बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे सिंपल था, सोचो सूर्यातप जहां खूब प्राप्त हो रहा है, धूप खूब मिल रही है और तापमान भी है, वहां पे एक ऑप्टिमम तापमान बना हुआ है, साल के अधिक समय उष्णता बनी हुई है, पर्याप्त जल मिल रहा है, खूब सतह पर है, गहराई में नहीं है, तो फिर खूब घने वन होंगे। जैसे विषुवत-रेखी आप लोगों ने पढ़ा, सैलवास, कोंगो अमेजन के वन, मॉनसूनी वन कुछ हद तक, ये बहुत अधिक उत्पादकता वाले हैं, इनमें बहुत अधिक उत्पादकता पाई जाती है। तो जरा कल्पना करिए, पानी के नीचे काफी गहराई में क्या उत्पादकता होगी? नहीं। इसलिए तुम लोग एक बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखोगे, समुद्र में आप सतह से नीचे जाएंगे, जीव जंतुओं की संख्या घटती जाएगी। नीचे जीव जंतुओं की संख्या घटती जाएगी, यानी कि उत्पादकता बहुत कम है। ठीक है, वनस्पतियां वहां पर बहुत कम होंगी, नेग्लिजेबल होंगी। तो सीधे सीधे भौतिक परिस्थितियां, या फिर सीधे सीधे कोई ऊंचाई है, ऊंचे पर्वतीय भागों पर, बहुत ऊंचा भाग जो होता है बच्चों, वहां पर देखिए बर्फ गिरी रहती है, अक्सर एरिया कैप्ड होता है बर्फ से, तो क्या आपको वहां पर पेड़ पौधे दिखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हिमालय क्षेत्र में जाएं, देख सकते। महान हिमालय जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, उसके 5000 की ऊंचाई पे, 4500 की ही ऊंचाई से ऊपर वाले भागों में जनरली पेड़ पौधे नहीं मिलते। क्यों भाई? तापमान बहुत कम रहता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, बहुत सारी परिस्थितियां तेजी से बदल जाती। तो भौतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है, यही डिसाइड करता है कि किसी भी क्षेत्र में क्या दशाएं बनेंगी। नंबर 2, रासायनिक कारक। तो रासायनिक कारकों में क्या? पोषक तत्वों की आपूर्ति, ये बच्चों बहुत जबरदस्त चीज है। क्या भाई? मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, मिट्टी में बड़ी मात्रा में ह्यूम्स है ना, पर्याप्त मात्रा में जल है। आप लोग गमले में देखते हो वो खाद वाद डालते रहते हैं, हम लोग गोबर वोबर डालते हैं पौधों में, तो फिर फटाफट भागता है पौधा। ठीक है। देन थर्ड, जैविक कारक। प्रजाति के विभिन्न जीवों में, पारस्परिक क्रिया,
जैसे प्रतिस्पर्धा, परजीविता, आदि। ये भी बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। जैसे आप से सोचो, उस जंगल में शेर ज्यादा होंगे कि नहीं जहां पर खूब हिरन हो? क्यों बच्चों? उस जंगल में शेर ज्यादा होने की संभावना है कि नहीं जहां पर खूब जंगल हो, खूब सारे हिरन हो? और उस जंगल में खूब सारे हिरन की संभावना होगी कि नहीं जहां पर खूब सारे घासें हों? यस, ये भी डिपेंड करता है किस तरह का रिलेशन है। जरा कल्पना करो, किसी क्षेत्र विशेष में शिकारी जंतु पे क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे हैं खूब सारे, प्राथमिक कंज्यूमर भी है, शिकारी है ही नहीं, शिकारी है ही नहीं बच्चों, तो क्या होगा? बोलिए भाई। यानी कि अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कहीं पर कोई शिकारी नहीं है, तो कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो हिरन की संख्या खूब तेज बढ़ेगी। पेड़ पौधों के हिसाब से देखो, जो मुख्य रूप से उसी सेंस में है, कभी आप लोग गमले में 2 पौधे लगाते होंगे, 3 पौधे, कई बार गमले में आप ऐसा करिए, एक साथ 3-4 बीज डाल दीजिए, सारे उगेंगे बच्चों, उग जाएंगे सब मोरलेस। परंतु उसी में 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद कई सारे पौधे सूख जाएंगे छोटे छोटे, फिर उसी में रह जाएंगे 2, फिर कुछ दिनों बाद देखोगे ये वाला जो सीधे है लगभग, ये तेजी से ग्रो करेगा और ये पौधा कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखा आप लोगों ने क्या देखा है? नेहा बेटा 155 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर पर ईयर, इतनी देर से परेशान हो तुम, तेज लिखा करो। तो गमले बहुत सारे सूख जाते हैं, उसमें से एक पौधा सूख जाएगा, तो कंपटीशन, समझे? तो कहां पर जंतुओं में, वनस्पतियों में कई तरह के, खासकर वनस्पतियों में भी कई तरह के कंपटीशन चलते रहते हैं, उसी अनुसार वृद्धि एवं विकास होता है ना? बहुत सारे पौधों में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं होता, चल भैया तू भी चल, तू भी चल, है ना? जैसे पत्ती वाले जनरली पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां मेन रूप से डेवलप होती है, उनमें कोई खास कंपटीशन नहीं होता, तू भी खाना बना, तू भी खाना बना। परंतु वहीं जिसमें फल और फूल लगते हैं बच्चों, पौधे, उनमें कंपटीशन होता है, उनमें कंपटीशन होता है। सर इसीलिए पूनो पार्क में 500 चीतल छोड़े गए हैं। बिल्कुल बेटा, 500 चीतल छोड़े गए हैं, मतलब शेर आराम से खाए पिए। अभी इंटरेस्टिंग बात, अभी मैं देख रहा था, शायद जिक्र मैं कभी किया भी था, जब ये से आए हैं तो कुछ लोग, अब देखिए लाए गए हैं ये शेर, इतने 500 हिरन मारे जाएंगे कानों के जंगल में, कितना बड़ा अन्याय है ये। ठीक बात है, अन्याय है, परंतु बच्चों यह भी सत्य है, चीतल जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, यदि उनका नियंत्रण नहीं किया गया, उनका नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले सालों में वो जंगल को ही समाप्त कर देंगे, उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे। ये क्यों लाया गया है, कभी सोचिए आप। यदि जंगलों को बचाना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो देखो हम लोग चर्चा एक दिन कर रहे थे ना, नीलगाय की समस्या आज की डेट में उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आपके पंजाब के क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। देखा होगा नीलगाय, चर्चा मैं कर रहा था
कि जंगली सुअर, समस्या बढ़ गई। जंगली सुअरों की समस्या इतनी विकराल हो गई बच्चों कि अकेले देख लें और मारने जाओ, भागने, आप उनको भगाने जाओ, दौड़ा के मार दे रही हैं। किसी किसी को तो एकदम आके सीने पे, चेस्ट पे मारती हैं, सीना फट जाता है। उनका फ्रंट साइड बहुत मजबूत होता है ना। अकेले आपने उनको भगाने की कोशिश की, क्या बोलते हैं ये, नील गाय को झुंड में रहती है, दौड़ा लेती है, मार देती है आदमी को। अभी हमारे गांव के पास घटना घटी कुछ महीनों पहले। तो कहने का मतलब यह है कि यदि जंगल रहेंगे, जंगल में शेर रहेगा, तो वो वहां से भागती नहीं। कई घटनाएं घटी, इसमें ऐसा नहीं कि वो बेचारे सिर्फ ऐसे भाग के आ गए, यहां पर नहीं। बच्चों सिंपल ध्यान रखना, कोई भी जीव अपने घर में जब पेट भरता है ना, तो दूसरे घर में जल्दी कोई झांकता नहीं। जब अपने घर में पेट खाली रहता है तभी आदमी दूसरे घर में झांकने की कोशिश करता है। अरे भैया अर्जेंट क्या बनाए हुए हो यार, कुछ हमें भी खिलाओ हिलाओ यार, जरा थोड़ा सा भाई खिलाओ हिलाओ, तभी बातें होती है, समझे। तो यहां पर भी यही हो रहा है बच्चों, उनका प्राकृतिक आवास छिन गया है। दूसरी बात, उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, क्यों? प्राकृतिक शिकारी उनका नहीं रहा। दिस इज द कॉज। तो कैसा रिलेशन है, इन्हीं कारकों पर ये सब चीजें निर्भर करती है। चलिए भाई आगे लिखिए, नेक्स्ट पैरा। ओडम नाम सुना होगा, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे। ओडम ने ब्रैकेट में 1959, ओडम ने विश्व स्तर पर स्थलीय पारितंत्रों की प्राथमिक उत्पादकता, स्थलीय पारितंत्रों की प्राथमिक उत्पादकता के 3 स्तरों का निर्धारण किया है, यानी कि ये कारक जब रोल प्ले करते हैं तो उसी अनुसार प्रदेश बनते हैं। 3 स्तरों का निर्धारण किया है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश। उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश, इसके अंतर्गत जलोढ़ मैदान, आर्द्र वन प्रदेश, छिछले स्थल, आर्द्र वन प्रदेश, छिछले स्थल स्थित जलीय भाग एवं गहन कृषि वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश, इसके अंतर्गत घास क्षेत्र,
इसके अंतर्गत घास क्षेत्र, छिछली झीलें, कौमा गहन कृषि को छोड़कर कृषित भाग आते हैं। कृषित मतलब जहां पे खेती की जाती है, कृषित भाग आते हैं। नंबर 3, निम्न पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश। इसके अंतर्गत आर्कटिक क्षेत्रों की हिमाच्छादित बंजर भूमि, कौमा मरुस्थल तथा गहरे सागरी भाग आते हैं। समझ रहे बच्चों आप लोग? यानी कि ये जो उपरोक्त कारक हैं, चाहे भौतिक हो, जैविक हो, रासायनिक हो, ये जब कारक रोल प्ले करते हैं और इनकी सुलभता के अनुसार विश्व में ओडम के अनुसार 3 क्षेत्र बनते हैं। और ये 3 क्षेत्र कौन है? पहला, उच्च उत्पादकता, ऐसे क्षेत्र जहां बायो प्रोडक्टिविटी या कह सकते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरा क्या है भाई? मध्यम वाले। सर लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। इसके अंतर्गत आर्कटिक क्षेत्रों की हिमाच्छादित बंजर भूमि, कौमा मरुस्थल तथा गहरे सागरीय भाग आते हैं। तो मध्यम है और तीसरा निम्न है, 3 क्षेत्र बनते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि ओडम के अनुसार कितने क्षेत्र बनेंगे, तो 3 क्षेत्र ये रोल प्ले करेंगे। उच्च उत्पादकता का मतलब है यहां पे भाई पूरी साल धूप है, खूब पानी है, बारिश भी खूब हो रही है, गर्मी भी है, खूब प्रकाश मिल रहा है, पर्याप्त गर्मी भी है, पेड़ पौधे खूब ग्रो कर रहे हैं। और पौधे बच्चों जितना ग्रो करेंगे यानी उत्पादकता उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए आप लोग देखोगे विषुवत रेखी क्षेत्र में दुनिया के कुछ सबसे लंबे लंबे ट्री मिलते हैं। विषवती बनों में, सेलवास बनों में अप टू 90 मीटर्स लंबे ट्री मिलते हैं। कैन यू इमेजिन बच्चों? 90 मीटर्स, बहुत ऊंचा होता बच्चों, बहुत ऊंचा। अब सोचो कि ऊंचा होगा तो कितना वो घना होगा, मतलब ऊंचा चौड़ा होगा, बहुत बड़े। तो इस तरह से फिर उसी में आप लोगों ने देखा भी है कि लताएं भी खूब मिलती हैं, अत्यंत घना होता है और हरा भरा होता है। तो वहीं आप देखिए मरुस्थलों में चले जाइए, मरा सा एक प्लांट, हल्का फुल्का सूखा सा छोटा सा मिलता है। क्यों? पानी की कमी है वहां, प्रकाश तो है, पानी की कमी, तो वहां पर उतनी वृद्धि नहीं हो पाती, जैव रासायनिक क्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाती। क्लियर? चलिए भाई, अब इसके बाद देखिए इन्हीं सब क्षेत्र के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षिक उत्पादकता क्या है। हेडिंग दीजिए, विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्षिक उत्पादकता।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन वर्षावन एवं ताजा पानी आर्द्र भूमि। ताजा पानी आर्द्र भूमि। तीसरा क्या है भाई? 1000 शीत पर्णपाती वन। शीत पर्णपाती वन एवं गर्म समशीतोष्ण मिश्रित वन। गर्म समशीतोष्ण मिश्रित वन घास के मैदान। ये लीजिए बच्चों, सर लास्ट लाइन रिपीट। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं आपके कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव उत्पादकता पाई जाती है, तो ध्यान रखना दलदली क्षेत्रों में, फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, फिर शीत पर्णपाती वन, गर्म एवं समशीतोष्ण मिश्रित वनों में, 700-800 किस्में घास के मैदान में, 200 यानी सबसे कम कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलों में। मरुस्थलों में सबसे कम क्यों पाई जाती है बच्चों? क्योंकि पानी की कमी है। दलदलों में सबसे ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि पर्याप्त जल रहते हैं हमेशा, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। जल ही जीवन। नोट कर लिया बच्चों ने? नोट कर लिया कि नहीं भाई? नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे लिखिए भाई, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला। फूड चैन इन इको सिस्टम। फूड चैन इन इकोसिस्टम, है ना बच्चों? एक बड़ी अच्छी लाइन है संस्कृत में, वेदों में कही गई है, जीवात जीवे भोज्यते। एक बड़ी अच्छी लाइन है, जीवात जीवो भोज्यते, यानी कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। इस प्रकृति में, इस संसार में जीव यानी कि ध्यान रखना पेड़ पौधे जो भी है सभी की बात हो रही है, वो एक दूसरे द्वारा कंज्यूम होते रहते, समझे? और जब कंज्यूम होते रहते हैं, आपने कल नियम पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला बनती है, और खाद्य श्रृंखला
जो होती है इरिवर्सिबल होती है। आगे जो बढ़ गया वो पीछे नहीं आएगा। समझे बच्चों? यानी कि यदि पेड़ को हिरन खा ले जाए तो कल को ये हिरन पेड़ नहीं कह सकता कि भैया हिरन ऐसा है जो तुमने पत्ता वत्ता खाया है वो हमें दे दो भाई, वो बहुत जरूरी, हमने उसको बहुत प्यार से पाला था ना। और हिरन साहब भी नहीं कह सकते हैं कि पत्ते भाई पेड़ भाई हमने तुम्हारा जो पत्ता वत्ता खा लिया था ना वो अब तुम वापिस ले लो ना भैया, वो तो जब चला गया अंदर गटक लिया गया। समझे बच्चों? इसलिए देखो पहले जमाने में कोई जीव जंतु खाना वाना खा लिया, आम आदमी ही खाना, मान लो जैसे अर्जेंट का छोटा भाई अर्जेंट टॉफी वॉफी लाया है ना, टॉफी रख दिया, इतने में छोटा भाई आया टॉफी खोल के खा लिया, मुंह में डाल लिया, तब उसके लिए क्या मारोगे? कहा जाता अब क्या मारा इससे किसको यार, हाँ क्या डांटा, अब तो खा लिया वापिस आएगी क्या ना, तो गई, अब मारने डांटने से कोई फायदा नहीं। हाँ कल को समझाया जाएगा कि देख भाई ऐसा कर शिवराम ये सब गलत बात है, नहीं खाया करते। यानी कि इस प्रकृति में बच्चों एक खाद्य श्रृंखला बनती है जिसमें एक निश्चित क्रम में एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हिरन को छोड़कर और शेर कहे भाई पेड़ आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी पत्तियों को खाऊं और मेरा मन कर रहा है कि आज मैं फल को खा के अपना पेट भरूं। बोलिए बच्चों ऐसा होता है क्या? बोलो नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लकड़बग्घा कुत्ता कहे कि भाई जरा मैं सोच रहा हूं कि ऐसा पालक की पत्ती खा के अब अपना वजन कंट्रोल करूं और अपने अंदर विटामिन आयरन की कमी हो गई उस आयरन की कमी को पूरा करूं। बोलो ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी कि शेर पत्ता नहीं खाएगा तो बच्चों यह भी सत्य है कि हिरन मांस नहीं खाएगा। बोलिए हिरन जो है मांस भी नहीं खाएगा। यानी कि यह स्थिति बनेगी कि पेड़ होंगे, उस पेड़ को हिरन खाएगा, पेड़ पौधों को, और हिरन को शेर खाएगा, और इन दोनों को कोई मांसाहारी सर्वाहारी खा जाएगा। हो सकता है? तो हो सकता है ये कि इन तीनों को ही कोई एक खा जाए, उच्चाहारी मानव। तो हमेशा खाद्य श्रृंखला बनती है। लिखिए किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है। किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं। और इनमें होकर खाद्य श्रृंखला का और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का संबंधित होते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में होता है।
एक ही दिशा में होता है। जैसे जैसे हरे पौधों को जैसे हरे पौधों को हिरन खाता है, और हिरन को शेर खाता है, और हिरन को शेर खाता है। विनय प्रताप का दिमाग अचानक यहां से भागते कहीं और चला गया। अरे बेटा, इस समय नेचुरल पढ़ रहे हो, पढ़ लो, है ना। आर्टिफिशियल आएगा वो भी जिक्र होगा, जो समय, वो भी समय आएगा आर्टिफिशियल। जैसे एक फैक्ट्री में आजकल फसल उगाते हो कि नहीं, पता है तुम्हें, फैक्ट्री में फसल उग रही है। एक फैक्ट्री में मुर्गा पालन कर रहे हो तुम, अंडा प्राप्त कर रहे हो विनय, तो वही क्या है, आर्टिफिशियल है। अरे जो पढ़ा जा रहा है वो पढ़ो, चिंता मत करो, छोड़ के नहीं भागूंगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक उत्पाद प्राथमिक उत्पाद अर्थात हरे पौधे, प्राथमिक उत्पाद अर्थात हरे पौधे, प्राथमिक उत्पाद अर्थात हरे पौधे, कौमा, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जैसे कवक एवं जीवाणु, कवक एवं जीवाणु, कौमा, आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला, आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, कौमा, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। और भक्षक या भोज के रूप में, और भक्षक या भोज के रूप में संबंधित रहते हैं, संबंधित रहते हैं। फुल स्टॉप। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा व रासायनिक पदार्थ, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एवं रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ हाइफन, रासायनिक पदार्थ हाइफन, उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता, उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता एवं निर्जीव प्रकृति में प्रवेश करते हैं, निर्जीव प्रकृति में प्रवेश करते हैं और इनमें होते हुए चक्र में घूमते रहते हैं, और इनमें होते हुए चक्र में घूमते रहते हैं।
घूमते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस खाद्य श्रृंखला के उस बिंदु को इस खाद्य श्रृंखला के उस बिंदु को इस खाद्य श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा एक वर्ग के जीवों ब्रैकेट में शाकाहारी एक वर्ग के जीवों ब्रैकेट में शाकाहारी से दूसरे वर्ग के जीवों मांसाहारी में स्थानांतरण होता है कॉमा उसे पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फुल स्टॉप। सामान्य रूप से खाद्य श्रृंखला में चार पोषण स्तर होते हैं। नंबर 1 हरे पौधे उत्पादक, इनकी क्या बात होती भाई, ये स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफ। नंबर 2 शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता। कल भी कुछ जिक्र हुआ था, वो डायग्राम मैंने बनाया था, याद करिए। ये क्या होते, विषम पोषी मतलब अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं बच्चों, डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर। याद करिए वो डायग्राम जो था। मांसाहारी, ये भी क्या होते हैं, विषमपोषी, ये आगे पर निर्भर होते हैं। नंबर 3 सीड्स, मांसाहारी, तृतीयक, ये भी बच्चों विषमपोषी होते हैं, ये भी विषमपोषी होते। आगे लिखो नेक्स्ट पैरा। किसी भी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।
समझा जा सकता है। नंबर एक तालाब पारितंत्र। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला। तो भाई कैसे होगा यहां पर, ये देखो, उत्पादक, देन फिर T1, T2, T3 यानी ट्रॉफिक लेवल T4। एग्जाम्पल में बच्चों जैसे एक शैवाल हो सकता है, पानी में क्या हो सकते हैं बच्चों, शैवाल होते हैं। उसे खाते हैं जलीय पिस्सू, उसे प्लैंकटन, बहुत साधारण भाषा में बोलते हो प्लैंकटन। उनको खाती हैं छोटी मछलियां, फिर उससे बड़ी मछली, एंड फिर बगुला, सारस, बत्तख, देन फिर हरे पौधे, कीड़े मकोड़े, मेंढक, सांप, बगुला, आदि। ये बच्चों तालाब में यानी कि पानी में आपको इस तरह से खाद्य श्रृंखला मिलेगी कि पानी में आप लोगों ने देखा होगा काई वाई सी जमी रहती है, यानी कि कहीं तालाब पोखरों में आप जाओगे, नदी के किनारे जाओगे, तो वहां पर किनारे के साइड में जो पानी जमा रहता है, वहां पर पानी उथला बना रहता है, वहीं पर शैवाल उगाते हैं। और शैवाल जहां पर होंगे, शैवाल सड़ेंगे, गलेंगे तो छोटे छोटे प्लैंकटन्स बनेंगे। उन प्लैंकटन्स को छोटी छोटी मछलियां खाती रहती हैं, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को फिर सारस, बगुला वगैरह खा लेते हैं। फिर कई बार तालाब पोखरों में जाओगे तो छोटे छोटे पौधे भी होंगे। आप लोगों ने बेहया देखा होगा, बेहया, नरकट देखा बच्चों आप लोगों ने, बेहया या नरकट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। या कई बार तालाब पोखरों के किनारे कोई छोटा मोटा पेड़ लगा हुआ है तो उसके फल वर गिरते रहेंगे, पत्तियां गिरती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, है ना। ये गिरती हैं तो उन्हें कीड़े मकोड़े खाते रहते। उन्हें कीड़े मकोड़े जो बनते हैं उन्हें मेंढक खाते हैं। मेंढक में पानी में सांप भी रहता है, पता आप लोगों को, पानी वाला सांप होता है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, है ना। कौन लिख रहा है भाई, बड़े दुख है शिवराम के, सर मार खाया है बहुत। हाँ बिल्कुल बेटा, गांव देहात में पहले बेहया से बड़ी पिटाई होती थी। मार साहब कई बार बेहया से खूब मार देता, बेहया बहुत तेज लगता है, उसकी स्किन ऐसी होती है ना बेहया की, चिपट जाती है, बहुत तेज चोट लगती है। तो पहले बच्चों को बड़ा पीटा जाता था। तो पानी वाले सांप भी होते, उन्हें बगुला उगुला जो होते खा लेते हैं। कई बार गांव देहात के जो कुछ करेजियस बच्चे होते हैं उनको ऐसी पकड़ लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जो करेजियस बच्चे होते हैं उन सांपों को ऐसी पकड़ लेते हैं, अरे ये देख ये देख ये देख ये देख। तो ऐसा भी होता है। चलिए देन नेक्स्ट, नंबर 2,
घास स्थलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला, घास स्थलीय, ये सब पेपर में प्रीलिम्स में पूछता है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। घास स्थलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला, घास, कीड़े मकोड़े, टिड्डे, टिड्डे देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, टिड्डे इनको छोटी छोटी चिड़िया खाती हैं। मेंढक कई बार खाते हैं, देखा होगा मेंढक अपनी जीभ निकाल के, मेंढक जाएगा वहां पे कोई टिड्डा बैठा रहता, देखा कभी आप लोगों ने उसकी जीभ कैसे तेजी से निकलती है, एकदम टक से पकड़ के अंदर कर लेता है। मेंढक को बड़े प्यार से सांप खाता है। और फिर बच्चों मेंढक, सांप, कई बार पक्षी, कुछ बड़े पक्षी खा जाते हैं मेंढक को, बाज वगैरह होते हैं वो भी खा जाता है मेंढक को। फिर गिद्ध होता है ना। देन फिर वन पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला, नंबर 1 तो क्या क्या बनता है भाई, शाकीय पौधे, शाकीय पौधे यानी कि छोटे छोटे घास के समान कुछ हल्के मुलायम पौधे। तो उस पर कौन कौन से पलते हैं बच्चों, चूहे, गिलहरी, देखा होगा आप लोगों ने। चूहों को कौन खाती है, बिल्ली, और बिल्ली को कौन खा जाता है, जंगली कुत्ता। कुत्ता और बिल्ली का झगड़ा आप लोगों ने देखा होगा बचपन से। देन झाड़ियां जहां होती हैं, झाड़ियां जहां होती हैं बच्चों वहीं जनरली खरगोश होता है, क्योंकि खरगोश पत्तियां खाता है। झाड़ियां छोटी छोटी होती हैं तो आसानी से उनकी पत्तियों को वो खा सकता है खरगोश। खरगोश को कौन खाता है बच्चों, भेड़िया, लकड़बग्घा, इनको कौन खा जाता है लकड़बग्घा को, शेर, चीता। समझे बच्चों। इस तरह से ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। लिख लिया। देन फिर नंबर 3, मान लो वृक्ष है बच्चों, वन का मतलब वृक्ष भी तो हो सकता है। तो वृक्ष पर कौन से रहते हैं, बंदर, लंगूर। तो लंगूर को कौन खा जाता है बच्चों, तेंदुआ। पता आप लोगों को तेंदुआ और बंदर की बड़ी दुश्मनी होती है, वेट करता रहता तेंदुआ
क्या बेटा चल, कि तेंदुआ एक पेड़ पे चढ़ पाता बहुत तेजी से, तो एक खास तरह की ये दिखाई देती है। आजकल देख रहे होगे बंदर बहुत बढ़ गए हैं बच्चों। आपके एरिया में समस्या है कि नहीं कभी? दिल्ली उल्ली के अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है बंदर। शिमला में जाओगे बहुत समस्या है, मथुरा में जाओगे तो अरे बाप रे, मथुरा में बच्चों बहुत बड़ी समस्या है। चश्मा लेके भाग गए आपके, पता चला कि कैमरा लेके भाग गए, अचानक टोपी लेके भाग गए, चश्मा लेके, बड़ी समस्या है। देखा कि नहीं? वाराणसी में भी है बच्चों। वाराणसी में बहुत पहले गया था, उतना पहले नहीं था, अभी ये वाराणसी में समस्या हुई होगी। आजकल शहरों में समस्या हो गई, जरा सोचो क्यों भाई? तो दो कारण उनका, एक तो प्राकृतिक आवास छीन गया पहला, दूसरा बच्चों उनका भी शिकारी नहीं रहा। उनका जो प्राकृतिक शिकारी है वो नहीं रहा, यानी कि शेर, चीता, क्या बोलते, स्पेशली जो तेंदुआ, तेंदुआ जंगलों में अब रहे नहीं इतना ज्यादा। तो परिणाम क्या हुआ है भाई? प्रॉब्लम हो गई है। समझे बच्चों? ये प्रॉब्लम हो गई। बाइक की सीट फाड़ देते, बिल्कुल भी नहीं, बाइक की सीट फाड़ देंगे, आपका घरों का शीशा विशा होगा, लेके भाग जाएंगे। अभी हम बाहर वाले वॉश बेसिन पर शीशा लगवाए हुए थे, 3-4 शीशों को तोड़ दिया, इसलिए हमने लगाना बंद कर दिया। कंघा भी लेकर भाग जाते, कंघा लेकर भाग जाए तो कोई बात नहीं, मथुरा में बेटा मोबाइल लेके भाग जाते हैं। टोपी मेरी लेके भाग गया, आखिर में 50 रुपए का मेरा फल खरीदवाया, लोगों ने कहा अरे भैया फल खरीद के भेजिए, खिलाइए इसको, तब बड़े मुश्किल से वो दिया। मोबाइल लेके भाग जाते हैं, चश्मा लेके भाग जाते हैं, चश्मा लेके भाग गए, अब वो ऐसे ऐसे पकड़े रहते इधर उधर। अब आप रगड़ा इधर उधर एंगल से, हो सकता है अचानक टूट जाए, टूट जाए। मोबाइल लेकर अचानक देखो भाग जाएंगे तो क्या होगा? अचानक ऊपर से गिर गया मोबाइल, तब तक खिलाने उलाने के क्रम में सब बेकार। और शिमला में तो बड़ी समस्या है। तो कारण उसका, अब कोई उनका ना तो प्राकृतिक शिकारी रहा, और कल मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है, तो इनमें भी है। चलिए भाई, ये हुआ आपका। अब लिखिए खाद्य श्रृंखला के प्रकार, जल्दी से लिखिए खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। बच्चों जब आप खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो खाद्य श्रृंखला देखोगे दो प्रकार से शुरू होती है। एक तो चारण खाद्य श्रृंखला होती है, यानी कि वनस्पतियों को कोई जंतु खाता है, फिर उस जंतु को कोई और खाता, फिर उसको कोई और, तो वही कहलाती है चारण खाद्य श्रृंखला। और दूसरा है अपघटक खाद्य श्रृंखला बच्चों। अपघटक खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या भाई? जीव जंतु जब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, यानी कि जब कोई जंतु मर जाता है तो उसके मरने के क्रम में कुछ जंतु उस पर निर्भर रहते हैं, वही उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं, जैसे कवक, शैवाल। समझे बच्चों? लिखो चारण खाद्य श्रृंखला, पहले वो लिखो खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। खाद्य श्रृंखला को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला
ग्रेजिंग फूड चेन, चरण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में, ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में, ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों या पौधों के विभिन्न भागों का, भोजन के रूप में पौधों या पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला आरंभ करते हैं, खाद्य श्रृंखला आरंभ करते हैं, वे चरण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, वे चरण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे घास, टिड्डा, टिड्डा, मेंढक या पक्षीगण, पक्षीगण, बाज, या फिर बच्चों घास, हिरन, शेर, हिरन, शेर। नंबर 2, अपघटक खाद्य श्रृंखला। नंबर 2, अपघटक खाद्य श्रृंखला। डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते जंतुओं, यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते जंतुओं एवं पादपों के मृत शरीर के, पादपों के मृत शरीर के जैविक पदार्थों से, मृत शरीर के जैविक पदार्थों से अलग होकर जैविक पदार्थों से आरंभ होकर, अलग नहीं, आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में, आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में और तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है, और तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है। जैसे कचरा, कीट, छोटी मकड़ियां, कचड़ा, कीड़े मकोड़े, छोटे पक्षी, छोटे पक्षी, बाज, बाज। जैसे बच्चों कभी आप लोगों ने देखा हो कहीं पर कोई बॉडी सड़ रही हो, फल भी हो सकता है, वो फूल भी हो सकता है, किसी जंतु की शरीर भी हो सकती है, तो कीड़े पड़ जाते हैं कि नहीं, देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं।
तो जब वो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं तो यहां पे कचरे को कौन खा रहा, वो छोटे छोटे कीड़े खा रहे, पैदा हुए वहां पे। और फिर वहां पे देखोगे छोटी मछलियां, छोटी जो पक्षी होते हैं, गोरैया ये वो इस टाइप के और दूसरे, वो जाते उन्हें कीड़ों को खा लेते। और फिर उन छोटी पक्षियों को कौन, यदि मौका दिखता है तो बाज खा लेता है, इस टाइप का है ना। आगे लिखो, नोट करके लिखो। यह उल्लेखनीय है कि उथले समुद्र के जीवों, यह उल्लेखनीय है कि उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है, नोट नंबर 2, स्वपोषी ही पारितंत्र के सभी जीव जंतुओं के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, समझ गए बच्चों। इसीलिए देखो भारतीय संस्कृति में वृक्षों को बड़ी मतलब मान्यता दी गई है, और वृक्षों के बारे में कहा गया एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। ऋग्वेद में लिखी हुई लाइन है, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, यानी कि एक वृक्ष जो है 10 पुत्रों के समान है। जितनी 10 पुत्र आपकी सेवा करते हैं उससे भी कहीं अधिक एक वृक्ष आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से सहायता करता है। इसीलिए देखो पेड़ पौधे लगाना पहले बहुत पुण्य का काम होता था, बाग बगीचे लगवाना, पेड़ पौधे। आप लोग कहानियां पढ़ोगे, राजा अशोक ने सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाए यात्रियों के लिए, सुना होगा आप लोगों ने ऐसी कहानियां। ऋषि मुनि पहले पेड़ पौधे लगाए करते थे। पेड़ पौधे लगाना सबसे, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने का मतलब है आप इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, कई लोगों को रहने के लिए आवास दे रहे हैं। तालाब पोखरे खुदवाना पहले बड़ा ही पवित्र काम माना जाता था बच्चों। कुआं खुदवाना, बावड़ी खुदवाना बड़ा पवित्र कार्य माना जाता था। देखा होगा आप लोगों ने कई जगहों पर, आज भी राजस्थान में जाओगे, जोधपुर और अन्य बहुत सारे जगहों पर, तो बावड़ी पर एक बहुत बड़ा स्टोन का वो मिलेगा आपको कि भाई इस बावड़ी का निर्माण सेठ अर्जेंट ने अपनी पत्नी की याद में इस सन में करवाया था। देखा होगा आप लोगों। इस कुएं का पुनरुद्धार शिवम साहब ने अपनी प्रेमिका की याद में इतने में, तो भाई इस कुएं का निर्माण जानवी जी ने अपने पिता की याद में करवाया था। ये देखोगे बहुत सारे लिखे हुए मिलेंगे, शिलापट लिखा होगा। देख क्यों भाई? इससे इकोसिस्टम बनेगा, और उसी का किसी ना किसी रूप में मैंने पहले ही बताया कि आज भी देखोगे पानी पिलाना हमारे यहाँ सबसे पवित्र कार्य माना जाता है। अभी भी भारतीय संस्कृति, अरे भैया प्यासे को पानी मना नहीं करते, पानी पिलाओ, है ना। तो इसी के साथ खाद्य श्रृंखला हमारी यहीं पर रुकती है, और कल आगे बढ़ेगी फिर से, और कुछ बाकी चर्चा होगी। और प्रश्न तो आज मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि आवाज़ तो हम लोगों की आ नहीं पा रही है। तो अब माइक जब ठीक होगा देन वी विल टॉक, लिस्ट कर लेना, देन हम लोग बात करें। ठीक है बच्चों, तो टिल देन बाय, हैव ए गुड डे।